आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन इसको हम लोग जनरली स्टोशियोमेट्री 2 भी कहते हैं। मतलब ये भी, इसमें भी हम लोग को बेसिकली स्टोशियोमेट्री की तरह कैलकुलेशन करना है। जैसे कि हम लोग स्टोशियोमेट्री में क्या करते थे, मास बैलेंस करते थे। ये जैसे कि क्या रहता था, A प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। तो वहाँ पे हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, बैलेंस करते थे 2 3 लगा करके, इधर 2 या 4 कुछ भी लगा करके इसको हम बैलेंस किया करते थे। तो वहाँ पे क्या था, सिर्फ मास को बैलेंस करते थे। लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि यहाँ पे मास के साथ साथ चार्ज भी बैलेंस होगा। जैसे कि यहाँ पे एक कंपाउंड ए है और एक है बी, और इधर बन क्या रहा है सी प्लस डी। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इधर गेन कितना होना चाहिए, -3 -1। मतलब कि दोनों का इधर का इलेक्ट्रॉन जो मिला है इसको, इधर जितना इलेक्ट्रॉन ये दिया है बराबर होना चाहिए। ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इधर भी 4 इलेक्ट्रॉन गेन होना चाहिए। मतलब यहाँ पे हम लोग मास के साथ साथ चार्ज को भी बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा चैप्टर है। इसको हम लोग स्टोशियोमेट्री सेकंड भी कहते हैं। ठीक है, ये सेकंड स्टोशियोमेट्री का चैप्टर है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ नया नया टर्म्स देखेंगे, उसमें से एक है एन फैक्टर। तो चलिए देखते हैं एन फैक्टर क्या होता है। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड बाई वन एटम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड एन फैक्टर। तो एक एटम से, जैसे कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट का अगर एक एटम हो, उससे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होता है, या तो वो देगा या लेगा, तो जितना भी इलेक्ट्रॉन दिया या लिया वही एन फैक्टर हो जाता है। जैसे कि ये अगर मान लेते एक कंपाउंड है, ये बन जाता है A2+। मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब एक और एलिमेंट है, इसको हम बी ले लेते हैं। बी क्या बन जाता है, B-2। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो इसका भी एन फैक्टर 2 हो जाएगा। इससे मतलब नहीं है कि दिया है या लिया है, वो कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है इससे फ़र्क पड़ता है। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन देगा फिर भी उसका एन फैक्टर 2 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया फिर भी उसका एन फैक्टर 2 होगा। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ हम लोग मतलब वैल्यू देते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ है। ठीक है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है एन फैक्टर, 3 भी हो सकता है, 4 हो सकता है, आगे हम लोग देखेंगे 5 6 तक एन फैक्टर, 7 8 तक एन फैक्टर हो जाता है। वो हम लोग केस पढ़ेंगे आगे जाके। पर फिलहाल आप इतना समझिए कि एन फैक्टर क्या होता है। एन फैक्टर होता है जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है, या तो लिया गया है या दिया गया है, उसी को हम लोग एन फैक्टर कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरा टर्म यहाँ पे क्या है, दूसरा टर्म है इक्विवेलेंट वेट। अब देखते हैं इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। तो इक्विवेलेंट वेट क्या है, इट इज़ इक्वल टू मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई एन फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई एन फैक्टर। एन फैक्टर जैसे किसी भी, हाँ, और एक और चीज़, इक्विवेलेंट वेट कांस्टेंट नहीं होता है। हर रिएक्शन में उसका इक्विवेलेंट वेट अलग अलग हो सकता है। मान लेते हैं अगर किसी रिएक्शन, जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ए नाम का एक सब्सटेंस है, ये एक रिएक्शन में A+1 बनाता है और एक रिएक्शन में A+2 बनाता है। यहाँ पे क्या किया है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो यहाँ पे एन फैक्टर क्या हो जाएगा, उसका एटॉमिक मास A/1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, A/2। मतलब कि ये कांस्टेंट नहीं है, ये जो इसका एन फैक्टर है ये कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे A/2 हो जाएगा अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अगर वही 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता तो उसका मतलब एटॉमिक मास बाई 3 हो जाता। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास कांस्टेंट नहीं होता है। ये हर रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी कर सकता है। अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है किसी रिएक्शन में, तो उसका एन फैक्टर 3 हो जाएगा, और उसको डिवाइड करेंगे तो इक्विवेलेंट वेट अलग आएगा। तो इसको मैं आपको अच्छे से भी समझा दूंगा कि ये होता क्या है और कैसे हम लोग इसको समझ सकते हैं बड़े मतलब अच्छे तरीके से। एक एग्जांपल लेके यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। एक एग्जांपल है, मैग्नीशियम का मास कितना होता है, 24 होता है, और इसका एन फैक्टर कितना है, 2। मतलब मान लेते हैं फिलहाल कि एन फैक्टर 2 है, होता है नहीं होता उससे मतलब नहीं है, मान लेते उसका एन फैक्टर दिया हुआ है 2, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 24/2 इज इक्वल टू 12 AMU। ठीक है, ये हो गया इसका इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट, जो भी आप बोलना चाहें। ठीक है, अब देखते हैं एक और चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब समझने के लिए। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट वन इक्विवेलेंट वेट ऑफ वन सब्सटेंस ऑलवेज कंबाइन विथ वन इक्विवेलेंट वेट ऑफ अनदर सब्सटेंस। बोल रहा है कि किसी भी सब्सटेंस का एक इक्विवेलेंट वेट, जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का एक इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, 12। अभी निकाले ना, एन फैक्टर 2 है, इसका एटॉमिक मास 24 है, तो इक्विवेलेंट मास कितना, इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, 12 होगा। तो एक इक्विवेलेंट मास किसी भी एलिमेंट का हमेशा दूसरे के एक इक्विवेलेंट से कंबाइन करता है। जैसे कि
जो एक एग्जांपल मैं लेके दिखा रहा हूँ। mg का कितना है, mg का है 12, ठीक है। सल्फ़र का कितना है, सल्फ़र का है 32/2 इक्वल टू 16। तो सल्फ़र का इक्विवेलेंट वेट कितना है 16, मैग्नीशियम का कितना है 12। तो ये 12 हमेशा इसका 12 ग्राम इसके 16 ग्राम से हमेशा कंबाइन होगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि इसका 12 ग्राम इसके 24 ग्राम या 32 ग्राम के साथ कंबाइन हो। हमेशा ऐसा पक्का है कि एक इक्विवेलेंट वेट इसका 12 ग्राम इसके 16 ग्राम से कंबाइन होगा। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि आपको पता है ये H+ हो सकता है, तो एक 1/1 1 हो जाएगा। तो एक हाइड्रोजन मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन हमेशा 16 ग्राम सल्फ़र के साथ कंबाइन होगा। इसका मैं आपको एग्जांपल भी देकर दिखाता हूँ। इसका एग्जांपल जैसे कि H2S है, इसमें सल्फ़र कितना है 32 ग्राम है और हाइड्रोजन कितना है 2 ग्राम है। तो आप देख रहे हैं ना 2 ग्राम कितने के साथ कंबाइन हो रहा है, 32 ग्राम के साथ, मतलब 1 ग्राम 16 ग्राम के साथ कंबाइन होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि एक इक्विवेलेंट वेट सल्फ़र के एक इक्विवेलेंट वेट के साथ कंबाइन हो रहा है। उसी तरह कोई भी एटम हो, कोई भी एटम दुनिया में हो, हमेशा एक इक्विवेलेंट वेट दूसरे के एक इक्विवेलेंट वेट के साथ कंबाइन होता है। यही है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। इसको हम दूसरे टर्म में ऐसा भी कह सकते हैं, कि इक्विवेलेंट वेट इज द वेट ऑफ अ सब्सटेंस विच कंबाइंस विथ 1 ग्राम हाइड्रोजन, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट वेट 1 होता है, 8 ग्राम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 होता है, या 35.5 ग्राम क्लोरीन, ये सब फिक्स होता है। मतलब हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट हमेशा 1 रहेगा, ऑक्सीजन का हमेशा 8 रहेगा, क्लोरीन का हमेशा 35.5 रहेगा। मतलब इन सब का वैलेंसी कांस्टेंट है, इसलिए इन सब का इक्विवेलेंट वेट भी कांस्टेंट रहता है। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ जो कंबाइन होगा वही उसका इक्विवेलेंट वेट है। ये समझने, अभी मैंने आपको बताया ना, जैसे कि 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 16 ग्राम सल्फ़र कंबाइन होता था, तो क्या था इसका इक्विवेलेंट वेट कितना है 16। उसी तरीके से अगर कोई भी एलिमेंट है जैसे कि HCl है, इसका 1 ग्राम के साथ कितना कंबाइन होता है 35.5, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना है 35.5। इसी तरीके से 1 ग्राम हाइड्रोजन या 8 ग्राम ऑक्सीजन या 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ जो कंबाइन करेगा, जितना मास ऑफ कोई भी सब्सटेंस का कितना मास इसके साथ कंबाइन कर रहा है वही उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 25 ग्राम X कंबाइन कर रहा है, X नाम का कोई एलिमेंट है जो 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 25 ग्राम कंबाइन हो रहा है, तो उस X एटम का इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा 25। मोलिकुलर वेट से कोई मतलब नहीं है, यहाँ सिर्फ इक्विवेलेंट वेट का बात कर रहे हैं। इक्विवेलेंट वेट क्या है, मोलिकुलर वेट बाई n फैक्टर। तो यहाँ पे सिर्फ इक्विवेलेंट वेट का बात हो रहा है। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ अगर 25 ग्राम X कंबाइन हो रहा है, मतलब उसका इक्विवेलेंट वेट 25 है, ठीक है। ये इसका मतलब होता है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस आपको समझ में आ गया हो कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या होता है। अब यहाँ पे चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सॉल्यूशन बोल रहा है कि कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फर गिवन इट्स वैलेंसी आयन फैक्टर इज इक्वल टू 2। तो आपको पता है मोलिकुलर मास, सॉरी इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास बाई n फैक्टर। तो n फैक्टर कितना दिया है, n फैक्टर इज इक्वल टू 2, और एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास है 32। इसका मतलब क्या है, इक्विवेलेंट मास कितना होगा, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू 32/2 इज इक्वल टू 16। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट मास। एक और देखते हैं, अगर कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सब्सटेंस विच रिएक्ट्स एज X गिव्स X3+ + 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका मोलिकुलर मास सपोज दिया है m। इस सॉल्यूशन मान लेते हैं, दिया नहीं पर मान लेते हैं कि इसका मोलिकुलर मास m है। मोलिकुलर वेट या एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट ज़्यादा सही इसलिए एटॉमिक वेट लिख देता हूँ। एटॉमिक वेट कितना मान लेते हैं, एटॉमिक वेट अगर m है तो यहाँ पे n फैक्टर कितना है, n फैक्टर मतलब कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है, कितना इलेक्ट्रॉन ये दिया है या लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं X से X+3 बना है, मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन दिया है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट किया है। इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 3। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू m/n फैक्टर जो कि 3 है, तो m/3 हो जाएगा। मतलब कि अगर इसका एटॉमिक वेट 36 है
36 है, तो उसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा 36/3 इज इक्वल टू 12। ठीक है, इस तरह कोई भी जो भी एटॉमिक मास दिया हम लोग यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड n फैक्टर ऑफ अ सब्सटेंस हुज मोलिकुलर वेट इज 38 एंड इक्विवेलेंट वेट इज 19। बोल रहा है कि m इज इक्वल टू 38 और इक्विवेलेंट वेट कितना है 19। तो हमको पता है n इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या, m/n फैक्टर। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट बाई इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू 38/19 इज इक्वल टू 2। तो इसका n फैक्टर कितना होगा, n फैक्टर इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये हो गया हमारा एक और क्वेश्चन। तो ये हमारा इस तरह से हम लोग n फैक्टर निकाल सकते हैं। n फैक्टर होता क्या है, n फैक्टर होता है जितना भी इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है या गेन किया है, जितना भी चार्ज डोनेट किया है गेन किया है, उसी को हम लोग n फैक्टर कहते हैं। इससे मतलब नहीं है कि वो गेन किया या डोनेट किया है, मतलब ट्रांसफ़र होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का। और दूसरा क्या था, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या होता है कि वन इक्विवेलेंट वेट ऑफ वन सब्सटेंस ऑलवेज कंबाइन विथ वन इक्विवेलेंट वेट ऑफ अनदर सब्सटेंस। मतलब कि चलिए मैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि सपोज अगर एक एलिमेंट है A और दूसरा एलिमेंट है V, इसका इक्विवेलेंट वेट है A और इसका इक्विवेलेंट वेट है B। तो ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है कि A मास ऑफ A will always combine with B mass of B। ठीक है, ये कहता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कि A का, कैपिटल A का स्मॉल a मास जो है वो B के B मास के साथ हमेशा कंबाइन करेगा। ठीक है, ये हो जाता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। जैसे कि एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ, H2O का बात करते हैं। पानी हम लोग सब फॉर्मूला जानते हैं, वाटर। हम लोग क्या जानते हैं, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का कितना है 8 है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि H2O में क्या है, H2O 2 ग्राम H और 16 ग्राम O दिख रहा है ना आपको। यानी कि क्या है, 2 ग्राम कितने के साथ कंबाइन किया है, 16 ग्राम के साथ। यानी कि 1 ग्राम कितने के साथ कंबाइन करेगा, 8 ग्राम के साथ। तो आपको क्या दिख रहा है, एक इक्विवेलेंट वेट ऑफ H ऑलवेज कंबाइंड विथ 1 इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का एक इक्विवेलेंट वेट हमेशा ऑक्सीजन के एक इक्विवेलेंट वेट के साथ कंबाइन करेगा। इसी तरह कोई भी आप एग्जांपल, आप दुनिया में कोई भी एग्जांपल लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। हर किसी का एक इक्विवेलेंट वेट दूसरे के एक इक्विवेलेंट वेट के साथ ही कंबाइन करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, इक्विवेलेंट वेट, जिसमें हम लोग पढ़ना था। रिडॉक्स रिएक्शन का पहला टॉपिक यही है, इक्विवेलेंट वेट, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या होता है और फिर n फैक्टर क्या होता है, ये सब समझना पहला एकदम बिगिनिंग में आपको यही सब समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है रिडॉक्स रिएक्शन में। आगे जा करके आपको इसमें बैलेंस करना, इक्वेशन सीखना है, तो आपको n फैक्टर का बहुत यूज़ पड़ेगा। n फैक्टर से ही बैलेंस होता है। n फैक्टर होता है कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है, तो आपको चार्ज देख के निकालना होगा कि n फैक्टर कितना है। तो ये आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।